नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आज हम लोग जानते हैं आरक्षण के बारे में। आखिर ओबीसी आरक्षण आया कब था और ऐसा कौन सा कारण था कि जो कमंडल, जिसको कहा जाता है ना कि कमंडल की यात्रा निकाली गई थी, मंडल के खिलाफ में कमंडल की यात्रा निकाली गई थी और इसमें बहुत सारा विवाद हुआ था। आप इतना ही समझ लीजिए कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में इतना तोड़ फोड़ हुआ। कुछ कहा यह जाता है, बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अपने शरीर को आग लगा लिए। क्यों? इसके विरोध में कि जो मंडल कमीशन है, जो ओबीसी आरक्षण आया है, इसके खिलाफ में जो प्रस्ताव रखा गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस चीज़ के बहुत बड़े नायक माने जाते हैं। और स्पेशली अगर ओबीसी बिरादरी की बात करेंगे, ओबीसी जो जातियाँ हैं, जो 3,000 के करीब, 3,000 कुछ करीब है, लगभग 4,000 के करीब जो मतलब नोटिफाइड किया गया था संविधान में, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जिसके ओबीसी आरक्षण के सबसे बड़े जनक कोई माना जाता है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। जो लोग कहते हैं कि स्वर्ण जातियाँ खराब होती हैं, स्वर्ण जातियों का जो मानसिकता होता है वो लोग जातिवादी होती है, तो आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह को पढ़ना पड़ेगा, फिर अर्जुन सिंह को पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ऐसे राजपूत नेता हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है समाज में। आप अब इस बात को हटा नहीं सकते। हुआ है कि जब प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो जो हमारा संविधान लिखा गया है, तो संविधान में जो आरक्षण है, आरक्षण हमेशा दिया जाता, दो ही वर्ग को आरक्षण दिया गया था। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आप समझिए इस बात को। अनुसूचित जनजाति मतलब क्या? जो SC ST है, इनकी आरक्षण के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर बात कर रहे हैं। फिर पहले बता रहे हैं कि जो आरक्षण है, आप समझिए इस बात को, जो SC ST का आरक्षण है ये संविधान से पहले का है, ना कि संविधान से है। जो अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिला होगा, इसमें पूरा जो 100% किसी व्यक्ति का योगदान माना जाए, उस व्यक्ति का नाम होता है डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का अगर नहीं होते तो SC ST को आरक्षण नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण है, रिजर्वेशन हटाने की भी बात की जाती है 10 साल वाला, उसको भी हम बता देंगे। हुआ था कि जब आप पढ़े होंगे तो जब गोलमेज सम्मेलन होता है, तो गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर को अधिकार मिलता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो महात्मा गांधी उस समय कहते हैं कि नहीं, आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जरूर दिया जाएगा। फिर उसमें पूना पैक्ट होता है, पूना यरवदा जेल में आमरण अनशन पे होते हैं। फिर इनसे कहा जाता है, महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, आपको पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, आपको संयुक्त क्षेत्र देंगे, यानी पूरे भारत के क्षेत्रों में आपको सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो उस आरक्षण जो मिला है, वो आरक्षण मिला है किसका देना? डॉक्टर अम्बेडकर का। और जो वर्तमान जो एजुकेशन है, जो आरक्षण मिला हुआ है, संविधान से पहले का है। संविधान बना तो डील हुई थी डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, पूना पैक्ट होता है, उसमें इस आरक्षण को लिखा गया, फिर आरक्षण दिया गया। दूसरी बात है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का है ना, 10 साल आरक्षण नहीं होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उस बात को समझिए कि वो आरक्षण डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि राजनीतिक आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो देखिए, संविधान में 2 अनुसूची है, 15 और 16। अनुच्छेद 15 कहता है कि ये जो आरक्षण है आपको शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी एजुकेशन के लिए मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपको आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद जो 16 है वो कहता है कि नहीं, आपको सरकारी नौकरी यानी जो लोक नियोजन में समानता दी जाएगी, यानी जो लोक कल्याण के लिए जो भर्तियां निकाली जाएंगी, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, जितनी पब्लिक सेक्टर की भर्तियां निकाली जाएंगी उसमें आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। हुआ है कि उसमें भी देखा जा रहा था, लेकिन हुआ है कि इस आरक्षण के बाद हो गया, डन हो गया, इस चीज़ को लिख भी दिया गया संविधान में, और अनुसूची में इसको दर्शा भी दिया गया, अनुच्छेद में भी दर्शा दिया गया, इसको खत्म हो गया कहानी। समस्या एक आई कि समस्या आने में क्या है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, देश की संविधान जब चालू हुई, देश के संविधान के अनुसार जब देश चलने लगा, तो इसमें एक प्रावधान डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान में किया गया था कि जो जातियाँ पिछड़ी होंगी उनको आरक्षण दिया जाएगा। कौन? पिछड़ी जातियों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। लेकिन उसमें हुआ था कि उस समय जो अनुसूचित जातियाँ थीं, इनको दर्शाया नहीं गया था किसमें, इनका कोई वैध डाटा नहीं था कि कितने हज़ार, कितने सौ ये जो जातियाँ हैं पिछड़ी हुई हैं और किनको लिस्ट किया जाएगा। ये नहीं हुआ। हुआ कि जब जवाहरलाल नेहरू आए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बात पे मंथन किया जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू जब आए तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काका कलेरकर समिति बनाई गई। उनकी रिपोर्ट दी गई 1953 में। काका कलेरकर जब समिति बना तो 1953 में इनका रिपोर्ट आता है। इसमें कहा गया कि 3,000 साढ़े 3,000 के करीब इनसे जातियाँ नोटिफाइड कर दी गई। अब इस पर मुहर लग गया। किस पे? बस इस जातियों पर मुहर लग गया, लेकिन अभी आरक्षण की बात नहीं हो रही है। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है बिंदेश्वरी, जिसको बिंदेश्वरी मंडल कहा जाता है। तो बिंदेश्वरी मंडल जब आए तो मंडल का उन्हीं का नाम है, उनके नाम पे मंडल कमीशन की नियुक्ति की गई। जब उनको नियुक्ति किया गया तो उस योजना को जो बनाने लगे तो इनका नाम है कौन? बिंदेश्वरी मंडल। बिंदेश्वरी मंडल जी आते हैं, इनके द्वारा सारे जातियों को नोटिफाइड किया गया और कहा गया कि इतनी जो जातियाँ हैं इनको इतना प्रतिशत, कितना 27% करीब का आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ और समझना है। जो वर्तमान की सरकार है, जो बीजेपी है,
बीजेपी कांग्रेस की अपेक्षा ज़्यादा समाजवादी थी उस समय। अभी वर्तमान में भले इनका क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन अब अगर आप संवैधानिक रूप से लॉजिकल तरीके से आप देखते हैं तो संविधान में आरक्षण की बात करिए, समानता की बात करिए, सबसे ज़्यादा बीजेपी करती है। तो 77 के करीब में जनता पार्टी की सरकार बनती है, सरकार बनी तो उस समय बना तो दोनों दल थे, तो इसमें कांग्रेस का विरोध आने लगा। तो कांग्रेस कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रही, आरक्षण के सपोर्ट में कांग्रेस कभी नहीं थी। भले आप राहुल गांधी की बात करिए, अपवाद है, आरक्षण के खिलाफ हमेशा बोलती थी। कौन? कांग्रेस। संसदन में प्रतिनिधित्व के बारे में हमेशा खिलाफ रहती थी कांग्रेस। आप इतना तो छोड़ दीजिए, न्यायपालिका की जो दुर्दशा है कौन किया हुआ है? कांग्रेस का किया हुआ है। उस समय कांग्रेस कभी भी समानता नहीं चाहती थी, हर चीज़ नहीं चाहती थी। क्यों? रीजन ये था कि कांग्रेस बढ़ चढ़ के चुन के आती थी, कांग्रेस को दबाव होता नहीं था, पूर्ण बहुमत से इसकी सरकार बनती थी। उसमें कुछ नेताओं का योगदान है, आप ऐसा नहीं कह सकते, जैसे इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुई, लेकिन इनके जो और नेता थे ये लोग किसी को सुनते नहीं थे सरकारी सेक्टर में प्रतिनिधित्व के बारे में। वो अभी भले बीजेपी के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी बहुत ज़्यादा समानतावाद समाजवाद की बात करती है, तो इसके विरोध में ही निकाला गया था। अब आए एक व्यक्ति आते हैं, सरकार बनती है, सरकार बनी तो एक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं जिनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको बीपी सिंह कहा जाता है। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, इनके द्वारा कहा गया कि जो ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण दिया जाएगा, इसके खिलाफ में भी यात्रा जगह जगह मंडल आयोग निकाला गया, तो कमंडल की यात्रा निकाली गई। वहीं से हिंदुज़म में जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्लेश पैदा हुआ, जो जितना भी आप देख रहे हैं द्वेष, ये सारा दिया हुआ कांग्रेस का है। आप भले आप बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी का दोष नहीं है, ये सारा शुरुआत कांग्रेस का किया हुआ है। वर्तमान में इसको पारित किया गया, फिर उसमें बहुत बड़े नायक, बहुत से ऐसे नायक जी जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, रामविलास पासवान थे, शरद पवार, यहाँ बिहार के ही थे शरद यादव, यही बिहार के आपके शरद यादव थे, उत्तर प्रदेश के माननीय मुलायम सिंह थे, उसके बाद मान्यवर कांसीराम थे, क्योंकि बीएसपी के गठन उस समय तक हो गया था। बाकी मंडल कमीशन को लाया गया, फिर ओबीसी आरक्षण को 27% दिया गया। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोग बात क्यों कर रहे थे, हुआ यह था कि मध्य प्रदेश में विवाद चल रहा है आरक्षण पे, स्पेशली ओबीसी आरक्षण के बारे में बात चल रहा है। वहाँ की जो स्वर्ण जातियाँ हैं, कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका एक कहना है कि नहीं, अगर ऐसा आप लागू करेंगे तो समाज में द्वेष फैलेगा, समाज में सामाजिकता नहीं फैलेगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, रोजगार का सृजन ऐसे ही कम है, तो सरकारी नौकरियों में जब सारा नौकरी रोजगार इनको ही मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा। बाद में मेरिट की भी बात की जा रही है। बाकी देखते हैं। जय भीम, जय भारत।